Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस रहेगा ये आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों का। आज जो शिफ्ट्स हुई हैं 21 दिसंबर को, है ना, 21 दिसंबर को मैंने पूरी कोशिश की है, टीम ने पूरी कोशिश की। एक तो हम लोग हैं इतने सारे, कल मैंने आपको नंबर क्या बता दिया था, हजारों में मैसेजेस आ गए, तो पूरी टीम को लगना पड़ा, थोड़ा सा उनको फिल्टर करना पड़ा। कई क्वेश्चंस तो ऐसे भी भेज दिए कई लोगों ने सिर्फ मजे लेने के लिए कि वो ना तो सिलेबस में है सीटेट के, ना वो आ सकते हैं, तो उनको मैंने हटाया भी है फिर प्रॉपर देख करके, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप बेवजह परेशान हो, है ना। एक आध क्वेश्चन अगर बाहर से आए तो आ भी जाए, लेकिन बेकार में आपको क्यों परेशान किया जाए। तो कुछ 27 क्वेश्चंस हैं जिसमें 2-3 क्वेश्चंस ईवीएस के हैं। उसके अलावा ये 27 क्वेश्चंस तो वो हैं जो मैंने बाइलिंगुअल प्रॉपर टाइप कराए हैं। उसके अलावा जो आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे बताए हैं जो डिफरेंट हैं, जो इन 27 में नहीं है, अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के, तो वो भी मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। और वैन हील का एक नया क्वेश्चन था जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था। आप लोगों को हेल्प मिल रही है इसलिए मैं इस एनालिसिस को इतना जोर दे रही हूँ। आज मैराथन नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी मेंटेन करके रखनी है, नहीं तो दिक्कत में आ जाऊंगी मैं। अभी उतनी एनर्जी आई नहीं है कि बहुत लंबे लंबे सेशन डेली लिए जा सके। एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो वो तो चलो मैराथन आपके पास है, उसका थर्ड पार्ट में कभी भी ले लूंगी। चलिए शुरू करते हैं, एनालिसिस करते हैं फटाफट से। एक और चीज, कल हो सकता है मैं और आप कहीं किसी सेंटर पे मिल जाए, है ना, और ऐसे कुछ गिफ्ट्स आप लोग के लिए है। पेन बहुत सारे हैं अपने पास, तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बट हाँ मेरा मूड बना तो मैं जा सकती हूँ। देखो एक बार एनालिसिस करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, ना क्या हो। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, जो कि है लेट्स लर्न स्क्वायर्ड। अगेन जिन्होंने ईवीएस की 50 पेज का जो मैंने नोट्स शेयर किए हुए हैं, फ्री हैं बिल्कुल, वो टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं और वही आपको मदद कर देगा। ठीक, अब समझते हैं कहानी है क्या। देखो ये है आपका, इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल कोशिश की गई है, इनको समझते हैं। कुछ तो अच्छे क्वेश्चन भी हैं। आज का जो पेपर है हम कह सकते हैं मॉडरेट कहेंगे उसको, बिल्कुल इजी नहीं कहेंगे कि एकदम इजी है। इवन पेपर 1 एक बार को थोड़ा सा इजी भी था, बट मैथ्स में लेंथी बताएं क्वेश्चंस, कैलकुलेटिव काफी थे, इस तरह की बातें हैं। देखो लास्ट में हम करेंगे कि जो मैंने आपके इतने सारे स्क्रीनशॉट लिए हैं, जो आपने एकदम जबरदस्त एनालिसिस करके बताया है, वो सब हम करने वाले हैं लास्ट में। पहले हम ये कुछ 27 क्वेश्चंस या 24 क्वेश्चंस करने वाले हैं। पेपर 2 के बारे में भी कुछ बताया है आप लोगों ने। शीर्षगामी विकास किससे संबंधित होता है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन मुझे याद आ गया, वो जो एरिक्सन को लेके क्वेश्चन था कि साइकोलॉजिकल डिलेमा वाला, तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। मेरे दिमाग में ये था क्योंकि एरिक्सन ये पूछते नहीं है कभी, 1-8% केस में एरिक्सन पूछा है आज तक सीटेट में, तो इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग में वो ऑप्शन ही नहीं था। अगर ऑप्शन में एरिक्सन है साइकोलॉजिकल डिलेमा के लिए, हर एक स्टेज के लिए, फिर तो एरिक्सन हो जाएगा। अगर एरिक्सन नहीं है तब हम कोहलबर्ग के साथ जा सकते हैं। ठीक, देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने अलग से भेजे हैं। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स पे क्वेश्चन आया था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम अथॉरिटेटिव पेरेंट्स या पेरेंटिंग क्या होती है, ऑटोक्रेटिक क्या होती है, डेमोक्रेटिक क्या होती है, पैसिव क्या होती है, इन सब पे बात करेंगे। ठीक, तो ये सेशन पूरा देखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, पेशेंस के साथ देखेंगे बिल्कुल, इससे हेल्प मिलेगी आपकी आगे आने वाली सभी शिफ्ट्स में। चलिए कहानी शुरू करते हैं आज की। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर करते जाइएगा, पोल नहीं दूंगी मैं, फटाफट से ऐसे ही डिस्कशन करेंगे। देखिएगा एक बार, लाइक शेयर करते रहो, शेयर तो उन लोग के साथ कर दो जिनका भी आगे एग्जाम है। देखो एक बार, अगर हम बात करते हैं यहां पे, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 सेज इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, एक रचनावादी कक्ष में। अब इनको प्रॉपर पहले तो टाइप कराना, फिर ट्रांसलेट करना, पहले फिर उनको छांटना कि कौन से क्वेश्चन हैं भी कुछ काम के, या फिर ऐसे ही पागल बना दिया किसी ने, तो थोड़ा टाइम लगता है। पूरा टाइम आज जो है ये एनालिसिस को बनाने में लगा है। देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में, ये कंस्ट्रक्टिविज्म से 1000 बार क्वेश्चन आया हुआ है और आएगा हमेशा। बच्चे को चाहिए एक्टिव रखना है हमें। पियाजे और वाइगॉस्की कल की मैराथन अगर देखिए तो हेल्प मिली होगी। स्टूडेंट एंड टीचर बोथ आर एक्टिव, बिल्कुल, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है। बच्चों को यहाँ आप क्या बना के रखते हो, एक्टिव करके रखते हो। ठीक, बाल केंद्रित होता है। ठीक, एनसीएफ भी आपका रचनावाद पर ही बेस्ड है। अगर क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट एक्टिव है टीचर पैसिव है, ऐसा भी नहीं है कि दोनों पैसिव हैं एक एक्टिव है ना। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे फटाफट से। छात्र और शिक्षक दोनों एक्टिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच बर्ड हैव आईज लाइक ह्यूमंस। देखो ये घुमा के पूछ लिया क्वेश्चन, पहले भी ये पूछा जा चुका है, किस पक्षी की आंखें इंसानों की तरह होती हैं, बस पहले लैंग्वेज अलग थी। ठीक है, तो ये क्या आंसर होगा, आउल यानी उल्लू। ठीक, आउल की जो आईज हैं वो इंसानों के जैसी होती हैं। कैसे, क्योंकि वो फ्रंट में होती हैं, फ्रंट में होती हैं हेड के, तो इसलिए। ठीक, आउल। बाकी क्या होती हैं, साइड्स में, बाकी बर्ड्स की। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार। कोहलबर्ग्स
स्टेज 3 लेवल 2 इज, यानी स्टेज 3 समझ रहे हो ना, मैंने कल बताया था 6 स्टेजेस हैं और 3 लेवल हैं, तो स्टेज 3 लेवल 2 में पड़ेगा क्योंकि हर एक लेवल पे 2-2 स्टेजेस हैं। कल ही ये डिस्कस किया था हमने, गुड बॉय गुड गर्ल होगा, लॉ एंड ऑर्डर होगा, या फिर ओबीडियंस एंड पनिशमेंट या म्यूचुअल एक्सचेंज। देखो म्यूचुअल एक्सचेंज होती है सेकंड स्टेज, ठीक, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट होती है फर्स्ट स्टेज, ठीक, लॉ एंड ऑर्डर होती है फोर्थ स्टेज, ठीक, गुड गर्ल एंड गुड बॉय होती है थर्ड स्टेज, जो कि हमसे पूछा है और लेवल 2 में ही आएगी थर्ड स्टेज, कन्वेंशनल लेवल यानी पारंपरिक स्तर। ये पता होना चाहिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपसे बिल्कुल डायरेक्ट पूछ लिया, ठीक है भाई। फिफ्थ स्टेज को क्या कहते हैं ये भी पूछा है, तो उसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड इंडिविजुअल राइट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स कहते हैं फिफ्थ को, ठीक है, कि समाज में एक नियम कायदे कानून भी बने रहे और एक इंडिविजुअल के राइट्स भी होते हैं। क्लियर है ना बात, ये बात हमें पता होनी चाहिए। म्यूचुअल एक्सचेंज सेकंड, और आपका थर्ड है गुड गर्ल एंड गुड बॉय, फोर्थ है लॉ एंड ऑर्डर, फर्स्ट है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ठीक, इतनी बात हमें क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में नहीं हो रही। भाई शुरुआत के 2 लेवल तो अच्छे से कर जाओ। प्री कन्वेंशनल में एक तो है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दूसरा है म्यूचुअल एक्सचेंज टिट फॉर टैट। सेकंड कन्वेंशनल में क्या है, गुड बॉय गुड गर्ल, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, और लॉ एंड ऑर्डर, रूल्स आर फिक्स्ड, ठीक। ये 2 लेवल की 4 स्टेजेस तो आपको पता होनी चाहिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट इज, विकास क्या है। तो ये वही जो जिस भाषा में क्वेश्चन पूछा जाता है, कैल्प और बिक्स पे भी क्वेश्चन है, इस बार डिफरेंट क्वेश्चन आया है, फटाफट से देखिएगा। डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, यानी यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है सिंगल, यूनि का मतलब है सिंगल डायरेक्शन में चलता है, जबकि ऐसा नहीं है, सिंगल डायरेक्शन कोई एक दिशा नहीं होती, विकास की मल्टी डायमेंशंस होती हैं, मल्टी डायरेक्शनल होता है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये 4 ब्रॉड डोमेन्स हैं विकास के। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही दिशा में होगा या लीनियर है, दिस इज स्पाइरल। प्री डिटरमिन्ड, पहले से सब कुछ निश्चित नहीं हो सकता, हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन प्री डिटरमिन्ड का मतलब हो गया सब कुछ पहले से निर्धारित है, जैसे स्क्रिप्टेड हो विकास, वो नहीं है, ठीक। ओनली हेरिडेटरी ये नहीं कह सकते, एनवायरमेंट का भी बराबर का रोल है। मॉडिफिएबल इज संभव, ये मैंने आपको याद होगा CDP इन 1 शॉट और मैराथन दोनों में ये शब्द बताया, शायद ही कोई बताता होगा, ठीक, कि मॉडिफिएबल होता है भाई, रिवर्सिबल नहीं होता, लेकिन मॉडिफिकेशन तो संभव है ना, चेंजेस तो संभव है ना, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये लैंग्वेज में पूछा है या जिसमें भी पूछा है, ठीक, लैंग्वेज में ही पूछा होगा। कैल्प, ये इंग्लिश पेडागोजी में मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किए थे दोनों वर्ड्स, कैल्प एंड बिक्स। कैल्प होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और बिक्स होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक। टर्म को इंट्रोड्यूस किसने किया था बताइए, मैं पोल दे देती हूँ इस वाले क्वेश्चन के लिए, तो एक बार जवाब दे ही दो, है ना। देखो ये जरूरी क्वेश्चंस हैं, इन्हीं के अराउंड, देखो सिलेबस जो है ना उसी के अराउंड पेपर घूम रहा है, बस थोड़ी बहुत लैंग्वेज को इधर उधर कर देते हैं, आपको इसके प्रति तैयार रहना पड़ेगा, ठीक, और दिमाग थोड़ा सा खोल के जाना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल वहां पूरा पूरा होना चाहिए, ठीक है बात। देखो एक बार पोल में आंसर करो, कैल्प एंड बिक्स को किसने दिया था ये पूछा है, ये नहीं पूछा बिक्स है क्या। बताइए फटाफट से, कैल्प और बिक्स को दिया किसने है। जब 12,500 लोग देख रहे हैं तो 12,500 लाइक्स भी होने चाहिए, आधे 6,000 लाइक क्यों है सिर्फ। आप लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन 36%। चॉम्स्की ने कौन से दिन बात कर दी कैल्प की, पियाजे-वाइगोस्की होंगे ही नहीं क्योंकि हमने कभी पढ़ा ही नहीं। इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए जिम क्यूमिंस, प्रोफेसर जिम क्यूमिंस, 1900s में इन्होंने इसको किया था। हालांकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। सी शुड बी द आंसर। हमारे पास चारों ऑप्शन अगर ये हैं तो ये आंसर होगा। अब ऑप्शन चेंज कर देगा तो नन ऑफ द अबव भी हो सकता है, या डिपेंड करता है कि किस नाम को डाला है ऑप्शन में उन्होंने, क्योंकि कई बार क्या होता है मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं। वो एक केवीएस की वैकेंसी 2022 में मुझे लगता है बहुत ज्यादा उम्मीद है, बाकी हर साल की उम्मीद यही चल रही है लेकिन इस बार आनी चाहिए, ठीक। क्यूमिंस, जिम क्यूबिन्स, प्रोफेसर जिम क्यूमिंस, ठीक, सी ऑप्शन। अब ये हमें याद रखना है बिक्स में और कैल्प में अंतर क्या है। बिक्स हुआ बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, जो बातचीत में, जो कम्युनिकेशन में, डेली यूज में, जो भाषा हम यूज करते हैं डेली यूज में या कम्युनिकेशन में, जहां पे भी भाषा का इस्तेमाल है, जैसे एक फोन कॉल लगानी है एक होटल को बुकिंग के लिए, ठीक है, कस्टमर केयर को कॉल करना है, आपस में बातचीत करनी है, ये सब बिक्स में आएगा। लेकिन अगर कैल्प की बात करते हैं तो कैल्प है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, जैसे एस्से राइटिंग हुआ, जैसे एस्से राइटिंग जिसमें दिमाग लगेगा ज्यादा, ये बेसिक नहीं है।
ठीक, इसके अलावा जैसे आपका बुक रिव्यू हो गया, उस दिन भी हम डिस्कस कर रहे थे, बुक रिव्यू हो गया। इसके अलावा क्या हो सकता है, एनालिसिस करना हो किसी चीज का, ठीक, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना हो जिसमें भी दिमाग वाली प्रक्रियाएं लगती हैं, ठीक है। जैसे हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं, तो कैल्प में क्या है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, सी फॉर कॉग्निटिव, ए फॉर एकेडमिक, एल फॉर लैंग्वेज, पी फॉर प्रोफिशिएंसी। बिक्स है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। इनकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए और अब तो ये भी पता होना चाहिए कि किसने दिया है, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो ऑप्शंस का बहुत बड़ा रोल होता है, अगर ऑप्शन थोड़े बहुत भी घुमाए पेपर में तो आपको उसके अनुसार आंसर करना है, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए एक बार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, आप लोग इसको लेके कंफ्यूज भी हो रहे हैं। फुल फॉर्म आया है मैम बिक्स की, ठीक है ठीक है। तो बिक्स की फुल फॉर्म तो आपको पता है ना, ये क्वेश्चन देख लो एक बार, मैं फटाफट से लिख देती हूँ अगर आपकी इतनी ही इच्छा है, अगर किसी को आज भी नहीं पता है, ठीक है। बिक्स बोले तो बिक्स इज योर बेसिक, बी फॉर बेसिक, आई फॉर इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल, देन आपका सी फॉर कम्युनिकेशन, जो बेसिक डेली यूज में आपको कम्युनिकेशन के लिए जितनी भाषा या प्रोफिशिएंसी चाहिए, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, कौशल, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कैल्प, CALP, जल्दीबाजी में नहीं चलेंगे, जिसको जल्दी हो वो आगे बढ़ा के देख लेना। कॉग्निटिव, सी फॉर कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, एकेडमिक्स, जो एकेडमिक्स में हमें जिन क्षमताओं की जरूरत होगी, एकेडमिक, एल फॉर लैंग्वेज, प्रोफिशिएंसी, पारंगतता, चाहे उसमें एस्से राइटिंग हो, चाहे उसमें बुक रिव्यू हो, चाहे उसमें एनालिसिस करना हो, रिसर्च करनी हो, व्हाटएवर द हेल इट इज, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जिसमें दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल हो, जिसमें कम इस्तेमाल हो, जो डेली यूज में हो वो बिक्स, नहीं तो कैल्प। एडवांस कैल्प हो गया, बिक्स बेसिक है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा फटाफट से। क्वेश्चन है आपके सामने, रानी इज फ्रॉम बिहार, बच्ची जो है रानी वो कहां से है, बिहार से है। तो नेटिव कहां की हुई है, बिहार की हुई, जो इसकी मदर टंग होगी वहीं की होगी, अगर घर में तो वही बोली जाती होगी। हर फैमिली इज नाउ शिफ्टेड इन महाराष्ट्र, फैमिली आ गई है महाराष्ट्र में, शिफ्ट हो गई है। शी लर्न्स इंग्लिश, इंग्लिश सीखती है बच्ची, हिंदी सीखती है, संस्कृत सीखती है, कहां से, स्कूल से सीखती है। यानी लैंग्वेज लर्निंग हो रही है किस किस की, इंग्लिश की, हिंदी की, संस्कृत की, वो उसके सिलेबस का पार्ट है, वहां पे वो रूल सीखती है, बुक्स से पढ़ती है, ठीक। एंड ऑल्सो लर्न मराठी फ्रॉम हर फ्रेंड्स, मराठी भाषा है क्योंकि वो महाराष्ट्र में है और वहां जो लैंग्वेज चलती है वो मराठी है और उसके दोस्त मराठी बोलते हैं, तो बच्ची अपने दोस्तों से क्या सीख रही है, मराठी सीख रही है। हाउ शी लर्न्स मराठी, ये जो सीखना है ये भी दो प्रकार का होता है, हमें पता है, एक तो है लैंग्वेज लर्निंग, दूसरी है आपकी एक्विजिशन। अब ये लर्निंग है कि एक्विजिशन है, मैं रट्टा तो है नहीं, अगर दोस्तों से सीख रही तो रट थोड़ी रही है, वो तो मजे मजे में सीख रही है, सब कुछ हो नहीं सकता ऑप्शन में, ठीक। या तो ए या तो बी, बताइए क्या होना चाहिए। भाई सिंपल आंसर है, लर्निंग एक्विजिशन है ये, जब बिना किताबों के, बिना रूल्स के, नेचुरल एनवायरनमेंट में सीख रहा है बच्चा, तो क्या हो जाएगा, ये लर्निंग एक्विजिशन हो जाएगा। अब आप कहेंगे जब वो बिहार से है तो मदर टंग या एक्विजिशन तो उसका भोजपुरी में हुआ होगा या जो भी भाषा है, तो क्या हो गया, मल्टीपल लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है बच्चा, ठीक है। अगर बचपन में उसके सामने कई भाषाएं बोली जाएंगी तो वो कई को कर लेगा एक्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा सिंधु कह रही मैम कल पेपर है, डर लग रहा है, सामने से बुक हटाने के बाद लगता है कुछ नहीं आता, पढ़ती हूं तो लगता है आता है, अब तो ऐसा हो गया कुछ माइंड में जा ही नहीं रहा। देखो पूजा, ऐसा होना नेचुरल बात है, पेपर से पहले विश्वास रखो अपने दिमाग पे। और कौन सा आपको ऐसे राइटिंग करनी है, 4 क्वेश्चन का ऑप्शन चारों वहीं सामने होंगे, आपके सामने ही उत्तर होगा, देख के सब कुछ याद आ जाएगा, अगर पढ़ाई की है तो बेकार नहीं जाएगी पढ़ाई, ठीक। लर्निंग एक्विजिशन है, ये लैंग्वेज एक्विजिशन है, भाषा अधिग्रहण है, ना कि लर्निंग। लर्निंग के लिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, जो कि इंग्लिश में कर रही है बच्ची, हिंदी में कर रही है और संस्कृत में। अगर इंग्लिश के बारे में, संस्कृत के बारे में पूछा होता तो लर्निंग कह देते, लेकिन पूछा किसके बारे में है, अगर यहाँ पे भोजपुरी का भी पूछता तब भी एक्विजिशन होता, और अगर मराठी का पूछा है तब भी एक्विजिशन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार, Some societies adopt child rearing practices that foster skills of speed, minimal moves and mental manipulation, promoting a type of behavior dash called dash। मुझे डाउट है इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आया होगा पेपर में, बट आ सकता है क्योंकि आसपास का ही है ना। अब कुछ लोग तो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन भी भेजते हैं ना, लेकिन ये मैंने क्वेश्चंस वैसे वेरीफाई करके आपको कराए हैं, जो मुझे कमेंट्स में भी मिले हैं, जो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी टीम को मिले हैं, ठीक। देखिए एक बार फटाफट से देखिए, आंसर कीजिएगा। 7th का ए कह रहे हैं आप लोग, सम सोसाइटीज अडॉप्ट चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, कुछ समाज बाल पालन प्रथाओं को अपनाते हैं जिसमें स्पीड
स्किल्स ऑफ स्पीड, तेजी से किसी काम को करना, मिनिमल मूव्स यानी भागदौड़ नहीं है, मिनिमल मूव्स हैं, मेंटल मैनिपुलेशन दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा है, प्रमोटिंग अ टाइप ऑफ बिहेवियर किस तरह के बिहेवियर को ये प्रमोट कर रहे हैं। तो आंसर शुड बी क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, तकनीकी बुद्धिमत्ता। ठीक, अब ये थोड़ा सा आउट ऑफ द लीक क्वेश्चन है, बट ये बिल्कुल टेक्निकल क्वेश्चन है, मतलब इसको ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें समझने के लिए बहुत ज्यादा है। ठीक, मतलब अगर आपको समझना भी हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई जो टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस है उसमें बहुत ज्यादा तो आप दौड़ भाग तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन चीजों को तेजी से कर रहे हैं। मेंटल मैनिपुलेशन लगता है जब भी आप टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, मूव्स आप फटाफट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संजना लव्स टू हैव बर्गर्स एवरी डे। संजना एक बच्ची है जिसको बर्गर खाना हर दिन बहुत पसंद है, आप ही की तरह। बीइंग अवेयर ऑफ इट्स इल इफेक्ट्स ऑन हर बॉडी। भाई अब जो ये संजना है ये अवेयर है, अब जैसे मैं भी बाहर का खा लेती थी तो अवेयर है कि भाई इससे नुकसान होता है। तो उसने क्या किया, संजना ने कहा शी प्रॉमिस्ड हरसेल्फ, खुद से एक वादा किया, दैट शी वुड बाय अ बुक ऑफ हर चॉइस इफ शी मैनेज टू रिस्ट्रेन हरसेल्फ फ्रॉम ईटिंग बर्गर्स। अगर वो खुद को रोक पाती है बर्गर खाने से तो वो खुद को एक किताब गिफ्ट करेगी। ठीक है, आप जैसे कहते हैं ना कि अगर मैंने मान लो 5 दिन गोलगप्पे नहीं खाए तो मैं अपने लिए ना एक अच्छा सा गिफ्ट लूंगी। ये क्या है, ठीक है बताओ एक बार। मेरी एक डील क्रैक हुई कुछ दिन पहले, मैंने कुछ शॉपिंग की बहुत टाइम बाद, है ना, वो थोड़ी खतरनाक शॉपिंग थी। तो वो क्या था, एक तरह से मैंने कहा चल बहुत साल हो गए, अब कभी ना कभी तो मतलब इंसान को कर लेना चाहिए कुछ कुछ। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये मैंने खुद को सेल्फ रीइंफोर्समेंट दिया, बढ़ावा दिया कि यार अच्छा करो लाइफ में, है ना, खुश रहो, बात खत्म। क्या है ये, आत्म सुदृढ़ीकरण या पुनर्बलन कहेंगे इसको, सेल्फ मोटिवेशन कह लीजिए या सेल्फ रीइंफोर्समेंट, कि उस व्यवहार को बढ़ा के रखा जा सके। मोटिवेशन एक पूरी प्रोसेस है जिसमें शुरुआत करती, बनाए रखती, अंत तक जाती। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, सेल्फ रीइंफोर्समेंट की, सेल्फ रीइंफोर्समेंट है जब आप किसी व्यवहार को बनाए रखने के लिए शाबाश, वेरी गुड या कुछ भी चीज ऐड कर रहे हैं, एक रिवॉर्ड दे रहे हैं खुद को कि आप मोटिवेटेड रह सकें, आप उस व्यवहार को बनाए रखें। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं कि आपने सोचा 2 घंटे या 4 घंटे आज मैंने पढ़ाई कर ली, अगर तो मैं शाम को अपनी फेवरेट मूवी देखूंगी। ये क्या है, सेल्फ रीइंफोर्समेंट है। क्लियर है बात। देखो मोटिवेशन एक कंप्लीट प्रोसेस होती है, रीइंफोर्समेंट एक छोटा सा हिस्सा है। आगे बढ़ेंगे, सेल्फ एस्टीम होती है खुद के एबिलिटीज में विश्वास, है ना। सेल्फ इंस्ट्रक्शन होता है खुद को गाइड करना। ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर होता है अपने व्यवहार को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। क्लियर बात है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इस बात को समझने में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अ टेक्स्ट बुक इज डैश। देखिए एक किताब क्या है, इस तरह का क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। सीटेट का पेपर बहुत बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच। आप भी कहाँ था, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन करो एंड लास्ट ईयर की वीडियो देखी लेट्स लर्न पर, वही देखी, गुड, थैंक यू सो मच दिव्या आर्य। अगर आपने सिर्फ 5 मैराथन्स भी ठीक से देखे हैं ना, मैंने अलग अलग सब्जेक्ट ही कराए हुए हैं, आपका काम बन जाएगा। देखो एक बार फटाफट से, आ टेक्स्ट बुक क्या है, ये हर बार आता है क्वेश्चन अलग अलग भाषा में। भाई एक पाठ्य पुस्तक सिर्फ एक मात्र रिसोर्स है, नहीं, सर्वसर्वा नहीं है, एवरीथिंग नहीं है, ये एक रिसोर्स है या वन ऑफ द रिसोर्सेज है। वन ऑफ द रिसोर्सेज यानी कई सारे रिसोर्सेज होते हैं क्लासरूम में, जैसे ब्लैक बोर्ड है, जैसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे और कोई चीज हो सकती है। वन ऑफ द रिसोर्सेज है यानी कई सारे रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स है बुक, एक संसाधन है, ऐसा नहीं है केवल एकमात्र संसाधन है। तो बाकी के 3 ऑप्शन तो हट गए, एक संसाधन है, ठीक, जिसको हमें यूज करना होता है। लेकिन बुक्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें हमें यूज करनी चाहिए, चाहे वो बच्चे को फील्ड ट्रिप ले जाना हो, कोई और असाइनमेंट देना हो, कुछ और करना हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की प्राइवेट स्पीच, निज वाक, जिससे क्वेश्चन आता ही है, रेगुलेट स्टूडेंट इन टफ सिचुएशन, हिंडर टू स्टूडेंट या फिर एज ईगोसेंट्रिक। हिंड्रेंस होगा ये, वैसे ये थोड़ी सी खतरनाक ग्रामर आजकल जो क्वेश्चन मिल रहे हैं हमें। लेव वाइगोस्की के अनुसार निज भाषण क्या है, कठिन परिस्थिति कह लीजिए या फिर जो भी सिचुएशन होगी उसमें रेगुलेट करेगा, स्टूडेंट को डायरेक्शन देने का काम करेगी। ठीक है, इस तरह का जो भी ऑप्शन दिखेगा जिसमें सेल्फ डायरेक्शन की बात हो या डायरेक्शन की बात हो, दिशा निर्देशन की बात हो या सेल्फ रेगुलेशन की बात हो, कल भी हमने इस पर चर्चा की थी, वो प्राइवेट स्पीच है। खुद से बोल बोल के बच्चा जब बातें करता है 3 से 6 वर्ष की उम्र में, इसी को ईगोसेंट्रिक कहा है पियाजे ने। आगे बढ़ेंगे, इन्होंने 2 प्रकार की स्पीच और दी है, सोशल स्पीच जो जन्म से 2 वर्ष के आसपास शुरू हो जाती है, और साइलेंट इनर स्पीच जो 7 साल के आसपास शुरू होती है, ठीक, जो हम मन में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ईवीएस में पूछा है, विच इज नॉट अ ब्रॉड थीम ऑफ ईवीएस। ईवीएस का ब्रॉड थीम नहीं है, बताइए एक बार। 6 ब्रॉड थीम है और 2 सब थीम्स हैं। तो ब्रॉड पूछा है, फैमिली एंड फ्रेंड्स बिल्कुल है, प्लांट्स एंड एनिमल्स बिल्कुल है, प्लांट्स एंड एनिमल्स तो नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। थिंग्स वी मेक एंड डू कह सकते हैं, शेल्टर बिल्कुल है,
लेकिन प्लांट्स एंड एनिमल्स फैमिली एंड फ्रेंड्स का ही हिस्सा हैं। तो ये क्या हुई, सब थीम हुई, सब थीम हुई, ना कि ब्रॉड थीम। ठीक है, थीम के अंदर की थीम है, ना कि ब्रॉड थीम है। 6 ब्रॉड थीम कौन सी है, याद करो। पहले फैमिली एंड फ्रेंड्स होता है, हम परिवार में जन्म लेते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं, फिर पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। ठीक, ये 6 ब्रॉड थीम्स है। इनके अलावा जो हो वो ब्रॉड में नहीं आएगा। फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और दोस्त, फिर खाना खाएंगे फूड, फिर पानी पिएंगे वाटर, फिर शेल्टर, कोई रहने को भी जगह चाहिए, फिर ट्रेवल भी करेंगे, एक जगह ही थोड़ी रहेंगे, फिर है लास्ट थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी जो भी काम हम करते हैं। तो ये 6 ब्रॉड थीम्स हैं। बाकी सब जो है वो क्या है, बताओ क्या है बाकी सब, जो भी आपको मिल जाए ऑप्शन में वो सब थीम होंगी। अब सब थीम भी देख लेते हैं एक बार, पेपर में कई बार पूछ भी लेता है। ये मैंने आपको याद रखने के लिए दिया हुआ है कि पहले फैमिली और फ्रेंड्स, हम घर में जन्म लेते हैं, खाना खाएंगे फूड, फिर वाटर, फिर हम कहीं रहेंगे भी शेल्टर, फिर ट्रेवल भी करेंगे, कुछ करेंगे भी, है ना, कोई भी काम, आगे बढ़ेंगे। सब थीम्स ऑफ ईवीएस देख लीजिए। फैमिली एंड फ्रेंड्स में 4 सब थीम है, जैसे रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स और प्लांट्स। ये जो अभी इन दोनों को कंबाइन करके दिखाया था, ये सब थीम है, ना कि मेन थीम है। ठीक, तो ये ध्यान में रखना है हमें। दूसरी सब थीम है फूड की। फूड के अंदर कुछ 5 सब थीम है और फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर 4 थी, जैसे टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रिजर्विंग टेक्निक्स और फार्मर एंड हंगर। ईवीएस के नोट्स प्लीज पढ़ लीजिएगा 50 पेज के, आपका पेपर उससे बाहर नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पढ़िए फटाफट से। ये क्वेश्चन अच्छा है, बट मुझे इसके ऑप्शंस पे डाउट है कि जो ऑप्शंस हमें भेजे गए हैं वो कॉम्बिनेशन सही भी है कि नहीं है। फटाफट से आंसर कीजिए। आप लोग बहुत ही अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं इतनी रात को भी, और मेरी भी पूरी कोशिश है जेन्युइन तरीके से आपके सामने चीजें डिस्कस की जाएं, काम के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएं या फिर ना किए जाएं, है ना। सिर्फ करने के लिए तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, इतनी बात पक्की है। देखिए एक बार आंसर कीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन है, आवर टीचर वांट्स टू टीच अबाउट वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में, फूलों की घाटी के बारे में एक शिक्षिका या शिक्षक हैं जो पढ़ाना चाहते हैं। व्हाट थिंग्स शी यूज्ड ड्यूरिंग टीचिंग, या क्या करनी चाहिए, किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए पढ़ाने के समय। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से कोई आपको कॉम्बिनेशन ढूंढना है। कॉम्बिनेशन आजकल बहुत ही प्यारा तरीका है आपसे क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, देखिएगा एक बार फटाफट से समझते हैं। 12 का बी कह रहे हैं कई लोग। देखो, मैप ऑफ इंडिया, हाँ आप बता सकते हो वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ कहाँ भारत में होती है, जैसे उत्तराखंड में है। लोकल फ्लावर्स को आप बता सकते हो जो आसपास मौजूद हो, उनका फोटो या उनको आप ला सकते हो, दिखाने ले जा सकते हो बच्चे को। मधुबनी पेंटिंग्स में भी आप बच्चे को गाइड कर सकते हो कि कैसे फ्लावर्स के कलर को यूज किया जाता है। बट फ्लावर वैली का मधुबनी पेंटिंग से सच कोई खास संबंध होना नहीं चाहिए। वर्कशीट्स भी बहुत अच्छा ढंग नहीं है इसको सिखाने का, हालांकि बाद में यूज किया जा सकता है। तो मेरे अनुसार आंसर होना चाहिए 1 और 2, अदरवाइज तो 1 2 3 4 के साथ भी जाया जा सकता है। तो ये पेपर के हाथ में ज्यादा है कि किसको सही मानेंगे। ज्यादा सही जो मुझे लग रहा है वो लग रहा है बी ऑप्शन 1 और 2। ठीक है, तो मैं 1 और 2 के साथ जाऊंगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज वर्ली आर्ट मेड फ्रॉम। ये कल भी पूछा गया था क्वेश्चन, ये आज भी पूछा गया है। वर्ली आर्ट या फोक आर्ट, पेंटिंग्स कह देते हैं इनको, ये कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। वर्ली एक विलेज है जहां महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र, ठीक, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो वहां पे ये वर्ली आर्ट फॉर्म पाई जाती है। अब ये बनती किससे हैं ये पूछा है। क्वेश्चन इज कि बनती कैसे हैं। मैम थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, आई हैव क्लियर्ड पेपर 1 in 2021 January फॉर यू ओनली, फॉर योर मोटिवेशन आई एम गिविंग द पेपर 2 दिस ईयर, प्लीज गाइड मी। सुप्रीति मलिक, ऑल द बेस्ट सुप्रीति। पेपर 2 के लिए वही एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर, सिर्फ प्रीवियस ईयर को भी ध्यान में रख लोगे तो हो जाएगा, है ना। जो आपका सीडीपी है, हिंदी इंग्लिश है, इन तीनों को बहुत मजबूत रखो, बाकी में एवरेज भी कर दोगे 60 नंबर में, तब भी पास तो हो ही जाओगे। ठीक है, देखो फटाफट से आंसर करो। अगर हम बात करते हैं ग्रास एंड स्टोन, क्या आंसर कर रहे हैं, सब अलग अलग आंसर कर रहे हैं। बैम्बू एंड स्टोन, देखो बैम्बू का यूज किया जाता है बनाने में, ठीक है, बैम्बू से नहीं बनती। बैम्बू मान लो जैसे पेन हम लिखने के लिए यूज कर रहे हो, ऐसे उसको चीर फाड़ करके यूज किया जाता है। स्टोन से और बैम्बू से नहीं बनती। ग्रास एंड स्टोन, काउ डंग एंड ग्रास, काउ डंग का यूज होता है लेकिन ग्रास का एज सच इस पे कोई रोल नहीं है। तो सॉइल एंड डंग, या फिर सॉइल की जगह मड एंड डंग, यानी गोबर और मिट्टी या गीली मिट्टी और गोबर, ठीक, व्हाइट उससे इसको बनाया जाता है। और वर्ली महाराष्ट्र की आर्ट है, इतना हम ध्यान में रखेंगे, क्लियर सी बात है। आगे बढ़ेंगे, कल्चर को दर्शाती है।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अ गर्ल इज गिवन 14 स्टोन्स। एक लड़की है जिसको कुछ 14 स्टोन्स दिए गए हैं। 14, वो जो खेलते थे ना हम ऐसे उछाल उछाल के, क्या बोलते थे उसको, पिट्ठू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक। तो स्टोन्स हैं, अंग्रेजी में तो स्टोन ही बोलेंगे। तो 14 स्टोन्स मिले एक बच्ची को, और ये 14 स्टोन का क्या करती है, शी ऑल्टरनेट्स दोज स्टोन्स टू मेक अ स्मॉल लाइन। वो क्या करती है, एक स्मॉल लाइन बनाई, 14 स्टोन्स हैं, 4 यहां लगाए, अ लार्ज लाइन, एक फिर बड़ी बना दी, 5 स्टोन लगा दिए, इस बार 6 लगा दिए, ठीक। एंड अ मीडियम लाइन, अब एक मीडियम बना दी जिसमें वही कम लगा दिए फिर से, ठीक। यहां पे मान लो 3 लगाए थे ऊपर, ठीक। तो एक छोटी लाइन, एक बड़ी और एक मीडियम, एंड काउंट देम अगेन एंड अगेन। अब वो काउंट करती है कि 3 और 4 7 और 3 10 और 3 13 और 1 14, ऐसे बार बार काउंट कर रही है कि टोटल 14 ही है स्टोन के, नहीं है, ठीक। ये मैंने प्याजे में कल आपको दिखाया भी था फोटो में कि एक जगह पे सारे लड्डू ऐसे लगा दिए, फिर फैला के लगा दिए लाइन में, ठीक। वो बार बार काउंट कर रही है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द फॉलोइंग आर, ये क्या है, ऑर्डर लाइंस है, नंबर कंजर्वेशन है, क्या कहेंगे आप इसको, इसको हम कंजर्वेशन कहेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्ची मेक श्योर कर रही है कि संरक्षण है कि नहीं है, मतलब टोटल अमाउंट सेम है कि नहीं है, शेप और साइज चेंज करने पे भी अमाउंट सेम है कि नहीं है, या फिर वॉल्यूम सेम है कि नहीं है। बाकी हमारे पास चारों ऑप्शन इसके है नहीं, लेकिन इसको देख के हम यही कह सकते हैं। विच ऑफ द, जो कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आता है कंजर्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एन इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट, विकास से संबंधित इशू है, मुद्दा है। इंस्टिंक्टिवली एक्वायर्ड होता है, ये इंस्टिंक्ट से आ जाता है अपने आप, नेचुरल और न्यूट्रिशनल है ना, या फिर नेचर और नर्चर से आता है, या एकेडमिक कोस्कोलास्टिक होता है। तो प्रकृति और पोषण का ही हम प्रोडक्ट हैं, नेचर और नर्चर यानी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। प्रकृति मतलब हमारी हेरिडिटी, हमारे जीन्स, हमारी आनुवंशिकता, और पालन मतलब हमारा नर्चर, हमारा एनवायरमेंट। दोनों महत्वपूर्ण है। ऐसा कौन कहते हैं, वुडवर्थ कहते हैं, डेवलपमेंट बराबर, या डेवलपमेंट में, विकास में आनुवंशिकता व वातावरण दोनों का बराबर का रोल है, ऐसा कौन कहते हैं, वुडवर्थ कहते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये स्क्रीनशॉट लेके इंस्टा पे टैग कर देना, सब बात के लिए इनको संभाल के रखेंगे, यादें रहती है ना, आप पेपर के टाइम पे याद आती है आपको पढ़ने की। देखो एक बार, कुछ लोग तो वैसे साल भर पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पियाजेज प्री ऑपरेशनल स्टेज अदर देन, पियाजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज का पार्ट नहीं है। ये हालांकि लैंग्वेज में थोड़ी सी गड़बड़ की है जिन्होंने भेजा है, बट हमारे पास ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू हम समझ सकते हैं। पियाजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज बोले तो 2 से 7 वर्ष का हिस्सा क्या नहीं है, ठीक। ईगोसेंट्रिज्म बिल्कुल होता है, अहम केंद्रित होता है बच्चा, सेल्फ सेंटर्ड होता है, ठीक। एनिमिस्टिक होता है, निर्जीव को सजीव समझता है, कल ही समझा था हमने। इरिवर्सिबिलिटी होती है, बिल्कुल सही बात है, रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं होती, बर्फ पानी बन सकता है, पानी बर्फ बन सकता है, 1 to 100 काउंट कर लेगा, 100 to 1 काउंट करने में दिक्कत होगी रिवर्स काउंटिंग में, ठीक। मेंटेनेंस एज सच ऑप्शन गलत है कि ये इसका हिस्सा नहीं है। ये मेंटेनेंस की जगह यहाँ पे ऑप्शन कंजर्वेशन भी हो सकता था, मेरे ख्याल में संधारण की जगह संरक्षण होना चाहिए था, या कंजर्वेशन लिखा होना चाहिए था। तो आंसर फिर भी डी रहेगा, क्योंकि बाकी के ऑप्शंस तो सही है ना, और हमसे पूछा है गलत क्या है, तो डी ही बचा हमारे पास ऑप्शन में, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पियाजेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज अदर देन, किस एक को छोड़ के पियाजे की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का बाकी सब हिस्सा है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मतलब मूर्त संक्रियात्मक, 7 से 11 वर्ष, कल ही पियाजे को डिस्कस किया था सीडीपी इन 1 शॉट के पार्ट 2 में। रिवर्सिबिलिटी हाँ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आती है। इंडक्टिव रीजनिंग बिल्कुल आ जाती है। डायरेक्शनल थिंकिंग हाँ सोच सकता है, दिशाओं का ज्ञान होता है। लैक ऑफ कंजर्वेशन जी नहीं, कंजर्वेशन का लैक नहीं होता, अचीव कर लेता है बच्चा कंजर्वेशन को। सीसीएस का एग्जांपल भी दिया था, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन यहाँ आ जाते हैं 7 से 11 वर्ष में, ठीक। तो ये गलत है, और पूछा भी हमसे गलत ही है कि किस एक चीज को छोड़ के, अदर देन व्हाट, बाकी सब पार्ट हैं पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का किसी एक को छोड़ करके। तो डी ऑप्शन को छोड़ के बाकी सभी हिस्सा है पियाजे की संक्रियात्मक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का। ये वही अवस्था है जिसमें सबसे पहले लॉजिक आता है, कॉन्क्रीट चीजों के प्रति तर्क, मूर्त चीजों के प्रति जो तर्क है वो सबसे पहले यही आएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चे में इंडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, एग्जाम्पल टू रूल जाना यहीं पे आता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम बिलो, आपको बेसिकली चूज करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो होगा, है ना। ये ईवीएस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज में देखो गड़बड़ है क्योंकि ये रॉ क्वेश्चंस हैं। जितना टाइम मुझे मिला मैंने लैंग्वेज को ठीक करने की कोशिश की है बीच बीच में, और इनको बाइलिंगुअल भी करने की कोशिश की है। देखो एक बार, ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चंस को ढूंढ के निकालना इतना आसान काम है नहीं। अभी तो हम लास्ट में बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोगों ने भेजा है, कि कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो यहाँ पे नहीं भेजे तो वहां हैं, आप लोगों ने एनालिसिस में भेजा है उनको। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा
18th का बी कह रहे हैं आप। हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट पूछा है, क्या सही है? करेक्ट ऑप्शन माउंट एवरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। जी नहीं, नेपाल सागरमाथा कहते हैं वहां। हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8900 मीटर कह सकते हैं। वैसे तो ये टू बी प्रिसाइज 8898 है, बट एनसीईआरटी में राउंड ऑफ करके 8900 ही बन जाएगा क्योंकि पॉइंट समथिंग होगा ना आगे। तो बी ऑप्शन इज द राइट। फ्लैग ऑफ नेशन ऑन माउंट एवरेस्ट 23 मई नहीं 29 मई 1953 या 54 में 1953 में 29 मई को फर्स्ट टाइम फहराया गया था। तो ये गलत है, डी ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच टाइप ऑफ बीक वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर ईटिंग एंड चॉपिंग मीट। जो भी पक्षी मांस खाते हैं तो उनकी जो बीक है, जो उनकी चोंच है, वो कैसी होनी चाहिए, कैसी होगी? ट्रायंगुलर होगी यानी ट्रायंगल की शेप की होगी, हुक जैसी होगी जो पकड़ ले खुद को, जिस भी मांस वगैरह को खा रहे हैं, निडल बिल्कुल पतली निडल के जैसी होगी, तो पतली तो टूट ही जाएगी अगर निडल जैसी होगी, तो ये तो लॉजिक ही नहीं बना। मांस को इतनी हल्की चीज तो है नहीं, है ना, मैंने कभी खाया नहीं है, बट मतलब आई कैन इमेजिन और मेक सेंस। 29 को पेपर है, सब कुछ कर लिया हो फिर भी डर लगता है, लगा रहता है 7 दिन में क्या क्या करूं, सारा का सारा PYQ कर लिया हूं। सुमन रिवाइज करो, टॉपिक्स को और अच्छे से समझो, जो ये जितने भी ये चल रहे हैं ना एनालिसिस सेशंस, इनको भी देखो, जो मैं बीच बीच में मॉक टेस्ट भी कराती रहूंगी अलग अलग सब्जेक्ट के, वो भी देखो, है ना। परसों से आपके मॉक टेस्ट और ज्यादा शुरू हो जाएंगे। कल तो मैं थोड़ा सा बिजी रहूंगी आप लोगों से मिलने में सेंटर में, है ना। देखो सेंटर नहीं बताऊंगी कौन सा है, अपने आप फिगर आउट करना, ठीक। देखो एक बार, विच टाइप ऑफ बीक वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर ईटिंग एंड चॉपिंग मीट, तो आंसर होगा हुक लाइक बीक, है ना, हुक लाइक बीक, बिल्कुल हुक के जैसा साइज। इतनी बात क्लियर है। एक और वर्ड इसमें होता है, एक बार सर्च करके देखो, मैं भूल रही हूं उस वर्ड को। एक तो हुक लाइक, क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है ना, हुक लाइक, और एक और वर्ड होता है आपका, इनकी जो बीक होती है वो शॉर्ट होती है, रोबस्ट होती है, कॉनिकल शेप की, अलाउइंग देम टू ब्रेक ओपन सीड्स। अच्छा ये तो ठीक है। हुक लाइक मतलब ऐसी ही होगी, ये आप सर्च करके देखना एक बार, ईगल वगैरह की आपको मिल जाएगी, मतलब शार्प होती है। हाँ मुझे वर्ड याद आ गया, हुक लाइक शार्प बीक, शार्प बिल्कुल नुकीली, ठीक है, शार्प और हुक लाइक, ठीक है। तो कुछ भी आसपास का छोड़ के नहीं जाना, जो जो मिल रहा है यहाँ पे रिवाइज करते रहना, पूरी एनसीईआरटी को बार बार, प्रीवियस ईयर को बार बार, मॉक टेस्ट जो भी मिल जाए करो। और डर तो लगता रहता है जब तक पेपर ना हो। देखो डर तभी लग रहा है जब आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है। जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा उसको कोई डर नहीं है, जिसने बहुत ज्यादा पढ़ा है उसको भी कई बार डर हो जाता है, और कई बार बिल्कुल खत्म हो जाता है डर के, अब और कहां से आ जाएगा, सिलेबस से बाहर थोड़ी आ जाएगा, और 2-4 क्वेश्चन आ भी गए तो कौन सी बात है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट्स। हाथियों के बारे में सही स्टेटमेंट चूज करना है। अब ये एनसीईआरटी में है, नंदू वाला जो चैप्टर है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, इवन आपके नोट्स में दिया हुआ है, जो ईवीएस के नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल गए होंगे। एलिफेंट्स के बारे में कौन सी बात सही है, हाउ मेनी एलिफेंट्स लिव विद देयर चिल्ड्रन इन दी, ये तो इन्होंने उल्टा क्वेश्चन ही पूछ दिया, इसके ऑप्शन गलत हैं। एलिफेंट्स लीव देयर ग्रुप आफ्टर 4 to 5 years, ऐसा नहीं है, वो जो मेल एलिफेंट होते हैं वो जैसे ही बड़े होते हैं टीनेज के आसपास शायद, वो तब छोड़ के जाते हैं, तो इसमें 2 ऑप्शन गायब हैं। तो एलिफेंट्स आप कुल मिला के एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। अ डे विद नंदू करके एक चैप्टर है, उसको सर्च कर लेना चाहे तो यूट्यूब पे या गूगल पे, अ डे विद नंदू, इसमें बताया है कि जो हाथियों का झुंड होता है उसमें जो सबसे बड़ी फीमेल एलिफेंट होती है वो क्या होती है, लीडर होती है उनकी, और फीमेल्स ही होते हैं, 13-14 का ग्रुप होता है आई थिंक। एक एलिफेंट के ग्रुप में मेल एलिफेंट छोड़ जाते हैं जैसे ही वो थोड़े से बड़े होते हैं। अ डे विद नंदू करके एक चैप्टर है, एनसीईआरटी लिख लेना, आगे 3rd या 4th की होगी, उससे क्वेश्चन आते हैं, हाथियों से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो उसको पूरा पढ़ लेना एक बार। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे, 24 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आपने जो कमेंट्स में बताया वो लूंगी। देखो एनसीएफ नहीं, एनईपी होगा ये, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि मैंने कल रात भी आपके साथ डिस्कस किया था रात को 2 बजे, और आपको हेल्प हुई होगी उससे। What NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 emphasizes for the creative development of the child। हमने बात की थी क्रिएटिविटी की, क्रिटिकल थिंकिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, डिसीजन मेकिंग की, तो क्रिएटिव थिंकिंग के डेवलपमेंट के लिए क्या कहती है एनईपी, तो वो कहती है वोकेशनल ट्रेनिंग कराओ, डिजिटल लिटरेसी की तरफ लेके जाओ, बच्चों को मौका दो, है ना, रियल लाइफ से जोड़ो, यही सब बातें हैं जो सब जगह होती है। इसके हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, जो भी बेस्ट ऑप्शन होगा, जो बच्चे को ज्यादा एक्टिव रखेगा उसके साथ चले जाएंगे। फिर भी एनईपी को एक बार देख लेते हैं कि एनईपी कहती है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखो, यानी एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ो, लाइफ से जोड़ो, होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए जहां बच्चे को अलग अलग तरह की एक्टिविटी करने का मौका मिले, क्रिएटिव कॉम्बिनेशन होने चाहिए सब्जेक्ट्स के, वो सब्जेक्ट्स जो वो चूज करना चाहते हैं जिसमें उनकी क्रिएटिविटी निकल के आएगी,
वो कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। तो ये भी ऑप्शन में हो सकता था, ठीक है। बाकी तो आप लोग बताएंगे जिन्होंने पेपर दिया है कमेंट्स में, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन को भी जोड़ो ताकि वो वोकेशन से भी जुड़ सकें, जो काम उनको आगे करना है, स्किल्स डेवलप कर सकें। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का ऑप्शन होना चाहिए कि मन किया तो अभी छोड़ दिया, फिर बाद में ज्वाइन कर लिया वहीं से, ठीक। ये जो साइंस आर्ट और ह्यूमैनिटीज वाला जो चक्कर था उसको छोड़ के अपनी मर्जी से बच्चे अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार सब्जेक्ट्स को इंटरेस्ट के अनुसार चूज कर पाए, ये कहा है। बाकी और जो मेन मुद्दा है जो हमने कल रात को भी समझा था वो क्या है, 21st सेंचुरी स्किल्स बच्चों में होने चाहिए, 21वीं शताब्दी के कौशल। उसमें क्या क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग, कि बस मान ना ले किसी चीज को, उसको चारों तरफ से देखें, प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता, नया सोचने की क्षमता, और डिजिटल लिटरेसी, क्योंकि 21वीं शताब्दी है और डिजिटलाइजेशन का जमाना है, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो सेशन बीच में छोड़ना नहीं है बिल्कुल, या तो बिल्कुल मत आओ या बिल्कुल अंत तक देखो, क्योंकि कुछ भी बिना काम का मैं लेके नहीं आऊंगी आपके सामने, ठीक है। देखो एक बार अगर हम बात करते हैं ये बाइट, क्या नाम है इनका, बिग हाइट या बिग हिट लर्निंग, ओके फाइन। तो इन्होंने कमेंट किया था, अ चाइल्ड सीज स्क्वायर एज रेक्टेंगल, चाइल्ड बिलोंग्स टू विच स्टेज इन वैन हील मॉडल। वैन हील मैथमेटिक्स की पेडागोजी में हर बार आता है। वैन हील के मॉडल में बच्चा किस स्टेज पे ले करेगा अगर वो रेक्टेंगुलर को स्क्वायर कहता है। भाई रेक्टेंगुलर में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स ही इक्वल होती हैं, ये बात हमें पता है, ठीक है। अब इस केस में बच्चे ने स्क्वायर को देखा और कहा ये रेक्टेंगल है। बच्चे ने स्क्वायर को देखा और कहा कि ये रेक्टेंगल है। मेरा 17 को पेपर था, अभी नहीं हुआ, कब होगा, आ जाएगा नोटिस, पता लग जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज 1 ली है, अनसीन पैसेज अटेम्प्ट करना होगा। हाँ बिल्कुल करो, क्या दिक्कत है इसमें, क्या परेशानी है, ठीक है। पल्लवी कह रहे हैं मैम मेरी दी का पेपर 2 का एग्जाम था, बहुत अच्छा हुआ, उसने मुझे भी आपका चैनल सजेस्ट किया था, थैंक यू सो मच। मेरा पेपर 4 जनवरी को है, ब्लेस मी मैम, गॉड ब्लेस यू पल्लवी, ऑल द बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से, आप बेहतर करें, मैं इसीलिए आप लोग के साथ यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, है ना। और लाइक शेयर भी करें खुशी खुशी, है ना, एनर्जी कम नहीं करनी, ठीक। देखो वैन हील की अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि बच्चे ने रेक्टेंगुलर को देख के भी क्या कह दिया कि ये स्क्वायर है, मतलब बच्चे को प्रॉपर्टी नहीं पता, अभी उसको ये नहीं पता कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं या चारों साइड्स, मतलब डिफरेंस क्या है उसको ये नहीं पता, वो बस देखने पे ध्यान है उसका, यानी उसका शेप पे ध्यान है जो कि आसपास मिलती जुलती दिखती हैं इनकी। तो ये विजुअलाइजेशन लेवल 0 है, ठीक है। आंसर क्या हुआ इसका, विजुअलाइजेशन, जो कि पहला है, 0 लेवल है इसमें। वैन हील की थियोरी में या इसके मॉडल में शेप्स वाले लेवल पे है, वो सबसे पहला शुरुआती जो है, विजुअलाइजेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस। अगर वो क्लासेस को पहचानने लगे प्रॉपर्टीज के आधार पे, तब हम कहेंगे एनालिसिस में पहुंच गया है बच्चा। एनालिसिस और विजुअलाइजेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, ये हमने कल सुबह भी डिस्कस किया था, रिलेशनशिप जब प्रॉपर्टी के बीच में तलाशने लगे तो इनफॉर्मल डिडक्शन हो जाएगा, यहीं तक आते हैं, ऊपर के 2 से क्वेश्चन आता नहीं है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ एन इंफॉर्मेटिव चाइल्ड। एक बच्चा जो पूरी सूचना रखता है या विजिलेंट है, उसके बारे में कौन सी एक बात या उसके अंदर कौन सा एक गुण नहीं पाया जाएगा। फटाफट से आंसर कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी बताइए। फ्लेक्सिबिलिटी का, डाइवर्जेंट थिंकिंग का, या फेलियर एक्सेप्टेंस। मेरे ख्याल में फेलियर एक्सेप्टेंस इंफॉर्मेटिव बच्चे के लिए इतना आसान नहीं होगा, बाकी डी ऑप्शन अगर इससे अच्छा होता तो वो हो जाता। अब मेरे पास 3 ऑप्शन है, उसके हिसाब से मैं कह रही हूं, अगर डी ऑप्शन बेहतर, इससे भी बेहतर होता तो हम डी के साथ चले जाते। बेसिकली आपको ये देखना है, इंफॉर्मेटिव बच्चा फ्लेक्सिबल भी होगा अपनी अप्रोच में, तुरंत से एक चीज काम नहीं करेगी दूसरी अपनाएगा, डाइवर्जेंट भी होगा, अलग अलग तरीके से सोच पाएगा। और फेलियर एक्सेप्टेंस ऐसा नहीं है कि वो असफलता को स्वीकार ही करके बैठा है कि मुझे देखते ही स्वीकार कर लेना है, चाहता कोई भी नहीं है, लेकिन आए तो फिर बाद में एक्सेप्टेंस भी करना पड़ता है। तो बाकी 4th ऑप्शन यहाँ मिसिंग है, किसी को याद आ रहा हो तो कमेंट्स में बता देना। अभी के लिए आंसर यही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए एक बार, एट व्हाट स्टेज डज द चाइल्ड बिकम एन एक्टिव मेंबर ऑफ हिज पीयर ग्रुप, यानी अपने साथी समूह का एक्टिव मेंबर बन जाता है। देखो अगर बिगिंस आए, शुरुआत कब से होती है, तो लेटर चाइल्डहुड, लेकिन अगर ये क्वेश्चन है तो मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर है, क्योंकि हो सकता है लेटर भी, लेकिन ज्यादा बेहतर आंसर होता है एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, ठीक। अगर बिगिंस आए तो फिर लेटर चाइल्डहुड के साथ भी चले जाते हैं, क्योंकि वहां भी बच्चा ग्रुप में रहता है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा एक्टिव है वो, अगर पूछेगा तो एडोलेसेंस में 12 से 18, WHO के अकॉर्डिंग 10 से 19, ठीक। तनाव एवं तूफान की अवस्था, ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं इसको, ब्रिज गैप कहते हैं, ठीक। देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड मेक्स अ न्यू स्कीमा टू सूट द प्रेजेंट एनवायरनमेंट। एक बच्चा जो है एक नया स्कीमा बनाता है ताकि वो प्रेजेंट एनवायरनमेंट को सूट कर सके। व्हाट वुड बी दिस कॉल्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्याजे, यानी बच्चे ने एडजस्ट किया है
कुछ नया क्रिएट किया है। कल भी बताया था अगर एडजस्ट करे या चेंज करना पड़े और नया क्रिएट करना पड़े चेंज करके तो वो एकोमोडेशन में आएगा। ठीक है, एसिमिलेशन में तो जस्ट आप ऐड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सामंजस्य बिठाया है, मतलब एडजस्ट किया है कुछ ना कुछ, इसलिए हम बी के साथ जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी लैंग्वेज में चेंज हुआ तो ऑप्शन बदल जाएगा, तो ये जरूर देख लेना, कभी रट्टे मार के जाओ कि हिमांशी ने ये कहा था, पढ़ लेना पहले क्वेश्चन को अच्छे से कि पूछा क्या है। ठीक, मैं इसके अनुसार बता रही हूँ। संतुलन होता है बैलेंस में हो जब दोनों चीजें। पिंकी बीरा कह रही है सीडीपी कोहलबर्ग की लास्ट स्टेज की सेकंड लेवल, लास्ट स्टेज का सेकंड लेवल वो होता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। लास्ट स्टेज का सेकंड लेवल यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जहां पे खुद के अनुसार व्यक्ति अपनी मॉरलिटी डिसाइड करता है। प्याजे की स्कीमा से ये तो हमने देख ही लिया, अभी स्कीमा वाला क्वेश्चन था एकोमोडेशन वाला। वाइगॉस्की की थ्योरी को क्या कहते हैं? देखो ये कई लोग पढ़ाते नहीं है या कई लोग पढ़ते भी नहीं है कि इसका नाम क्या है थ्योरी का। वाइगॉस्की की थ्योरी मैंने कल भी आपके साथ मैराथन में डिस्कस की होगी, जिन्होंने ली है उन्हें पता होगा। नाम बताया था सोशियो कल्चरल अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही, लेकिन जो नाम है इस थ्योरी का वो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या सोशियो कल्चरल अप्रोच बाय लेव वाइगॉस्की, लेव साइमन वाइगॉस्की। ठीक है जी बात। तो सोशियो कल्चरल अप्रोच यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है वाइगॉस्की के सिद्धांत को। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। इसमें अरे यार भाई इतनी तेज कहां जाते हो, इसमें कुछ कुछ चीजें काम की हैं जो अलग अलग हैं, ये हमने कर लिया था। अब प्रथमा पल्लाबिता कह रही हैं, ये देख लेते हैं। हाई मैम, टुडे आई हैड एग्जाम। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड, मोस्टली यस्टरडे एनालिसिस वाज ग्रेट। अच्छा धन्यवाद, आपको मदद मिली। एंड थैंक ऑल दोज हु हेल्प्ड अस बाय शेयरिंग सम, आई एम मैसेजिंग यू लेट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अटेंडेड लास्ट 3 months। ठीक है ठीक है ठीक है। मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग ओल्ड मैराथन से, थैंक्स अलॉट। अच्छा इसमें क्वेश्चन जैसा कुछ नहीं है, बट हाँ इन्होंने ये बताया कि जो एनालिसिस हुआ है वो महत्वपूर्ण था, जो मैराथन सेशन है वो महत्वपूर्ण है, जो मॉक टेस्ट मैंने आपको अलग अलग सब्जेक्ट के कराए वो महत्वपूर्ण है। तो इन सबको आप देख लीजिएगा, आपके फायदे की चीजें, ये सब फ्री हैं, यूट्यूब पे ही है। प्रिंसी सिंह की अगर हम बात करें तो प्रिंसी सिंह कह रहे हैं कि आज 21 को इनका एग्जाम था और ये कुछ कुछ क्वेश्चन इनको याद रहे हैं, जैसे विच बर्ड हैज इट्स आईज ऑन हेड लाइक ह्यूमंस, तो इसका आंसर था आउल। ठीक, ये तो हमने कर लिया है। देखो ये वेरीफाई हो रहा है कि मैंने जो आपके साथ क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं वो आए हैं पेपर में, हवा वाले नहीं है। ठीक, अगर हम बात करें दांडी यात्रा की, याद होगा 1930 में गुजरात, 1930 है या 22 है, देखना यार मेरे भी आजकल ईयर्स हिल गए हैं थोड़े से, मतलब ईयर मतलब सालों वाला, मेमोरी वाला, पता चले आपको कान की बात कर रही हूँ। दांडी मार्च हाँ 1930 में ही हुई थी। ठीक है, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 1930 में, और दांडी सी शोर जो कि गुजरात में है वहां से हुई थी, ये तो पता ही है हमें। ठीक है ठीक है ठीक है, फैक्ट चेक करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती ना कि आपके साथ रिस्क में लूं मैं थोड़ा बहुत भी। गुजरात में दांडी सी शोर, दांडी तट से, ठीक, 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा। एनपीई 2020 ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। कुडुक लैंग्वेज पे कई बार क्वेश्चन आ गया है जब से पेपर शुरू हुआ है, झारखंड में बोली जाती है, झारखंड, और तोरांग का मतलब होता है जंगल इस भाषा में। हाउसेस के ऊपर क्वेश्चन था, हाउसेस पढ़ लीजिएगा। असम में थोड़े ऊपर उठा के बनाए जाते हैं, राजस्थान में उनके ऊपर झाड़ियां लगाई जाती हैं, और लद्दाख में 2 फ्लोर के होते हैं, नीचे उसमें जानवर रहते हैं, स्लोपिंग बनाते हैं मनाली में स्टोन वगैरह का यूज करके। ठीक, ये सारी चीजें वुडन हाउसेस होते हैं बर्फ वाली जगह पे। और हम अली कह रहे हैं अथॉरिटेटिव पेरेंट्स से क्वेश्चन आया था। अब देखो ये ध्यान में रखना, 2-3 स्टाइल मैं आपको बता रही हूँ। अथॉरिटेटिव सबसे बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल होता है, याद रखिएगा। अथॉरिटेटिव में क्या है, 2 चीजें होती हैं देखो पेरेंटिंग स्टाइल में। एक होता है कंट्रोल, यानी बच्चे पे आप कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं, कितने डिसिप्लिन्ड हैं, और दूसरा होता है आपका केयर। तो जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं उनमें केयर भी प्लस होती है, यानी केयर भी ज्यादा करते हैं और कंट्रोल भी ज्यादा होता है। ठीक, तो ये केयरिंग भी होंगे और कंट्रोलिंग भी होंगे, मतलब इनसे बच्चा थोड़ा सा डरेगा भी और केयर भी करेंगे, प्यार भी करेंगे बच्चे को। तो ये अच्छा होता है, केयर भी ज्यादा और कंट्रोल भी ज्यादा, अथॉरिटेटिव। ठीक है, डेमोक्रेटिक तो और अच्छा है क्योंकि बच्चे को मौका मिलेगा अपनी बात को कहने का, आप उसकी बात सुनेंगे, वो आपकी बात सुनेगा। ठीक, तो अथॉरिटेटिव। इसके अलावा अगर अथॉरिटेटिव के अलावा मैं आपको बाकी की 2 स्टाइल्स डिस्कस कर लेती हूँ। एक है पैसिव पेरेंट्स या सबमिसिव कह देते हैं, पैसिव या सबमिसिव स्टाइल। ये ऐसे पेरेंट्स हैं बच्चों ने जो कह दिया चुपचाप मान लेंगे, इनकी हिम्मत ही नहीं है कि बच्चे को ना कह दें, तो ये गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे बच्चे जो है वो बिल्कुल अच्छी स्थिति में नहीं रहते। एक होता है नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, नेग्लेक्टफुल यानी नेग्लेक्टिंग या नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। ये क्या है, पता ही नहीं है बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है। कोई पूछे जी आपका बच्चा कौन सी क्लास में, कि जी पता ही नहीं हमें, तो है ना, इनको पता ही नहीं है ना, नेग्लेक्ट किया हुआ बच्चे को, कोई ध्यान ही नहीं है इनका,
है ना, कि बच्चे की जिंदगी अलग, आपकी अलग, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जैसे बच्चे को लेके, तो ये नेग्लेक्टफुल होते हैं, ये भी अच्छा नहीं होता है ना, ये भी प्रेफरेबल नहीं है। अथॉरिटेटिव प्रेफरेबल है, ऑटोक्रेटिक भी प्रेफरेबल नहीं होता कि सिर्फ अपनी ही अपनी चलाए जाएं, वो भी ऑटोक्रेटिक होते हैं वो वाले जो अमिताभ बच्चन को दिखाया था ना, कभी खुशी कभी गम में, कह दिया ना बस कह दिया, तो इनका कंट्रोल हाई होता है, इनका कंट्रोल हाई होता है, कंट्रोल प्लस केयर कम होती है, केयर शो नहीं कर पाते, ज्यादातर इंडियन पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, प्यार तो करेंगे बट मन मन में ही कर लेंगे, बाहर नहीं दिखाएंगे केयर, कंट्रोल पूरा है। तो ये ऑटोक्रेटिक भी अच्छा स्टाइल नहीं है। डेमोक्रेटिक इज गुड, और सबसे बेहतर अथॉरिटेटिव है, कंट्रोल भी ज्यादा केयर भी ज्यादा। ठीक, डेमोक्रेटिक में होता है बच्चे की बात आप सुनेंगे और बच्चा आपकी बात सुनेगा, जो बीच का डिस्कशन करके आप तरीका निकाल लेंगे, डिस्कस करेंगे बच्चे से। अथॉरिटेटिव में भी ऐसा ही होता है कई बार, ठीक है। तो अथॉरिटेटिव इज गुड, ऑटोक्रेटिक इज नॉट गुड। ऑटो का मतलब है एक ही इंसान की चल रही है, जैसे हिटलर टाइप्स। आगे बढ़ेंगे, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट पे चलेंगे, ललिता कुकिंग। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। देखिए ललिता कह रही हैं कि किस रोग में डॉक्टर आंवला, गुड़ और ताजा सब्जियों को, ये एनसीईआरटी में हमने पढ़ा हुआ है, आंवला गुड़ जैगरी जिसको हम कह रहे हैं, और सब्जियां ताजा। तो खून की कमी होगी तभी होगा ना, ये तो मुझे लेना चाहिए, 9 हीमोग्लोबिन हो रहा है आजकल। एनीमिया, ठीक, एनीमिया, क्योंकि ये आयरन रिच होते हैं, ठीक, इनमें खून की मात्रा ज्यादा, मतलब खून बढ़ जाएगा जल्दी से। मलेरिया नहीं, चिकनगुनिया नहीं, थायराइड नहीं, हाँ ठीक है, एनीमिया खून की कमी में। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आयरन रिच हैं ये वेजिटेबल्स या जो भी एलिमेंट्स हैं। वीएल खेड़े कुछ कुछ बता रहे हैं, हांगकांग, हाँ वही लिंग हु फेन से क्वेश्चन, ठीक है, कश्मीर के हाउसेस के बारे में होगा जहां तक है, या ये होगा फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, कि कहाँ जो आपका क्या बोलते हैं उसको, सरसों के तेल में फिश को बनाया जाता है, तो ये कश्मीर में होता है। ठीक, केरला में कैसे बनाया जाता है, कोकोनट ऑयल में, ठीक, कोकोनट ऑयल में, केरला में कोकोनट ऑयल, जैसा कि कोकोनट मिलते भी ज्यादा है वहां। बॉइल्ड टेपियोका, जिसको साबूदाना कहते हैं, बॉइल्ड टेपियोका एंड करी मेड यूजिंग कोकोनट ऑयल, ये केरला। ठीक, उड़ीसा से कोई क्वेश्चन होगा, और डालमा, ये आप देख लीजिएगा। तो इसमें से जो जो काम का है वो निकाल लेंगे हम। देखो सब कुछ तो हर किसी को याद नहीं रह सकता ना, थोड़ा थोड़ा, लेकिन सबको याद होगा तो हमें काम की बात मिल जाएगी। प्रियंका पंकज कह रही है शीर्षगामी विकास किससे संबंधित है। देखो शीर्ष का सिंपल मतलब है सर से, है ना, आपका सिर यानी आपका हेड, सिर यानी हेड, शीर्षगामी यानी हेड से टो, हेड टू टो, आपके सर से पैर के अंगूठे की तरफ जाने वाला विकास, इसको हम सेफेलोकॉर्डल कहते हैं, हेड टू टो को, ठीक है। इसको लॉन्गिट्यूडिनल भी कह सकते हैं। शीर्षगामी का जो एग्जैक्ट मतलब होगा इंग्लिश में वो लॉन्गिट्यूडिनल होगा, ये मैंने आपको मैराथन में भी समझाया था। लॉन्गिट्यूडिनल लिखा हो, हेड टू टो लिखा हो, या फिर सेफेलोकॉर्डल लिखा हो, सिरोध पदोन्मुखी कहते हैं इसको, सेफेलोकॉर्डल, यानी पहले बच्चा अपना सर संभालना सीखेगा, फिर बाकी धड़ के ऊपर उसका कंट्रोल आएगा, सर गर्दन संभालेगा, फिर ये वाला पार्ट, फिर धीरे धीरे चलना, खड़ा होना शुरू करेगा, चलना शुरू करेगा। तो इसका दूसरा ऑपोजिट क्या होता है, सेंटर टू पेरिफेरी होता है सेफेलोकॉर्डल, ये है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये है सेफेलोकॉर्डल, वो होगा प्रॉक्सिमोडिस्टल, सेंटर टू आउटवर्ड। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब चीजें याद रखिए, किसका है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, डेवलपमेंट में प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा होती है, विकास की दिशा होती है, उसके अंदर दो दिशाएं होती है, एक सेफेलोकॉर्डल, दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के अंदर आता है ये। आगे बढ़ेंगे, शबाना खान कह रही हैं हड़प्पा सभ्यता में किस तरीके से पता लगता था कि फीमेल की बॉडी है या मेल की। उसमें कहा गया था कि कूल्हे की हड्डी बड़ी होनी चाहिए, बॉडी के साथ हथियार हो, तो उससे पता लगता था। तो ये एसएसटी वाले इसका ध्यान रखेंगे, हड़प्पा को थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, नावी कह रहे हैं, बस 4-5 क्वेश्चंस और हैं। नावी कह रहे हैं आवर टीचर आस्क्ड हर लर्नर टू वॉच अ मूवी 2 days ago एंड शी आस्क्ड देम टू हैव अ डिस्कशन ऑन व्हाट वुड दे डू if they were hero or heroine of the movie, what is this assessment task known as। यानी एक टीचर ने कहा कि मूवी देखो और डिस्कशन करो उस पर, और फिर 2 दिन के बाद पूछा कि अगर तुम हीरो हीरोइन होते उस मूवी के तो तुम क्या करते। तो ऐसी चीजों को एक्स्ट्रापोलेटिव कहा जाता है, जहां पे बच्चे की जो सोचने समझने की क्षमता है उसको मौका मिलता है। ठीक है, सिंपल आंसर है इसका। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नावी आपको आंसर मिल गया होगा। कोमल 2 बार कोमल हैं ये, हैं, और आईएएस भी हैं साथ में। देखिए मजाक कर रही हूँ। 21 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट इजी आई थी, हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी में चॉम्स्की से एक क्वेश्चन था, कुडुक लैंग्वेज से क्वेश्चन था, ये हमने अभी डिस्कस किया। प्याजे की थियरी से क्वेश्चन आया होगा सीडीपी में, कोहलबर्ग की सेकंड स्टेज की थर्ड सब स्टेज, सेकंड लेवल की थर्ड सब स्टेज पूछ रहे होंगे या तो, है ना, सेकंड लेवल में आती है थर्ड सब स्टेज,
उसको क्या कहते हैं? वही गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन जो हमने अभी डिस्कस किया था। मम्मी का फोन आ गया, खाने की बात है, मेरे को मिलेगा आज आलू का पराठा। ठीक, 1 मिनट रुक जाओ। जी देखिए एक बार फटाफट से, जमाना बाद अच्छा खाना मिलेगा। मतलब मैं बीमार चल रही हूँ तो रोटी और पता नहीं क्या क्या, खिचड़ी दाल। मम्मी लेकिन आज सुनाने वाली हैं क्योंकि सुबह उन्हें स्कूल जाना है और अभी बज गए 11:30। देखो एक बार घटपर्णी का क्वेश्चन आया था। अब ये मैं एग्जैक्टली नहीं समझ पा रही हूँ ये क्या शब्द लिखा है इन्होंने। और हाथियों के झुंड से क्वेश्चन था। पेडागोजी लगभग आसान आई थी। और एक क्वेश्चन वो था कि केरला, झारखंड और राजस्थान में कौन सी डिशेस पकाई जाती हैं। देखो ये अभी हमने डिस्कस किया है, इसको एक बार पढ़ के जाएंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेरी पे। विजय कुमार दास, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, नहीं इसके बाद एक और क्वेश्चन है। ये वही बात आपकी कंफर्म कर रहे हैं कि स्टीरियोटाइप से क्वेश्चन था, जेंडर स्टीरियोटाइप। एनईपी 2020 से क्वेश्चन है, जेंडर स्टीरियोटाइप से क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया से क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा जनरल फैक्टर को किसने अवॉइड किया, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। जनरल फैक्टर को अगर हम बात करें तो हार्वर्ड गार्डनर ने भी अवॉइड किया है, और भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने, इवन थॉर्नडाइक ने भी जनरल फैक्टर को अवॉइड किया है इंटेलिजेंस में। स्टेज 3 ऑफ कोहलबर्ग, ये हमने अभी डिस्कस कर ली थी। गुड बॉय गुड गर्ल, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड फील करेंगे अगर आप सच बोलेंगे। ये है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। पिचर प्लांट, ये जरूर याद रख लेना, नेपेंथीज भी कहते हैं इसको, मेघालय में मिलता है नेपेंथीज। जो ये हंटिंग प्लांट भी बोल देते हैं इसको, कि वो जो भी कीट पतंगे आ जाते हैं उनको खा जाता है ये। शैलो रूट कॉन्सेप्ट, आपको पता है कि शैलो रूट किसकी होती है, तो ये एक बार याद कर लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है इसका नाम क्या था जिसकी रूट्स शैलो होती हैं। सिनोनिम ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये देख लेना, ऑप्शन में मिल जाएगा वहां पे। लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव एंड डायलेक्ट, ठीक है, डिफरेंट होंगे। बिक्स एंड कैल्प कॉइंड बाय, अभी क्यूमनेंस का हमने नाम पढ़ा। और प्याजे कॉन्सेप्ट से और इंक्लूसिव एजुकेशन से अच्छे खासे क्वेश्चन थे। मैथमेटिक्स कैलकुलेटिव है। आफ्टर ऑल क्वेश्चंस आर नॉट एज इजी एज प्रीवियस ईयर पेपर। मॉडरेट है ये कहा है इन्होंने पेपर, तो अपना शांति से दिमाग को लेके जाना है और पेपर सॉल्व करके आना है। मॉडरेट है इसका मतलब ये नहीं आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिवांगी पांडे, शिवांगी पांडे क्या कह रही हैं? दी मेरा भी पेपर हुआ आज, पेपर में ग्रामेटिकल क्वेश्चंस केवल पैराग्राफ में पूछे हैं, इसके अलावा प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस आए थे। हाँ, पैराग्राफ में ही पूछे जाते हैं ग्रामेटिकल। मैं कल भी कह रही थी आपको ये कि मुझे भरोसा नहीं है कि ग्रामर अलग से बहुत ज्यादा आ गई होगी। 2 पैसेज देने के बाद ग्रामर का ज्यादा स्कोप बचता नहीं है। अगर क्वेश्चंस आएंगे तो पैसेज में आने चाहिए, फिर भी 1-2 मिल जाए तो भाई इतनी बेसिक ग्रामर फिर हम पढ़ेंगे, ठीक। तो इन्होंने कहा है कि सिर्फ पैराग्राफ में ही थे ग्रामेटिकल क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर से PYQ ही आ रहे हैं ज्यादातर। थोड़ा बहुत लैंग्वेज में अंतर होगा, अब आप क्या चाहते हैं, बिल्कुल सेम भी रिपीट हो रहे होंगे और कई सारे। तो राजस्थानी ओक के बारे में, ओक ट्री, ठीक, उसको पढ़ लेना, ऑस्ट्रेलिया से भी रिलेटेड है। हाउसेस के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से क्वेश्चन था। सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब बच्चा जहां एक्टिव है, रचनावाद से क्वेश्चन ऑब्वियसली आते ही हैं और आने चाहिए भी, क्योंकि पूरा सिलेबस आपका उसी पे बेस्ड है आजकल के बच्चे के लिए, जिससे प्याजे और वाइगॉस्की बिलोंग करते हैं। प्याजे क्या है? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। वाइगॉस्की सोशियो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं, जो कहते हैं समाज में एक्टिविटी करके बच्चा सीखेगा। फिर है आपका ऑल ओवर अच्छा था, बट आई थिंक पैसेज पर काफी प्रिपरेशन करने की नीड है। हाँ, क्योंकि पैसेज टाइम लेगा, ऑनलाइन में आपको आदत भी नहीं है, लेंदी होगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। बट अगर आप 2-4 पैसेज की प्रैक्टिस कर लोगे ना घर बैठे भी, तब भी हो जाएगा। या जो सीटेट की वेबसाइट पे मॉक डला हुआ है उससे कर लो प्रैक्टिस। बाकी अभी करियर विल का वेब वर्जन आ गया है, तो आपको जल्दी ही अगली बार से ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल हो जाएंगे जिनको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अब सारे एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं। देखो एक बार, CDP के सारे क्वेश्चन सीटेट मैराथन में से आए हैं। थैंक्स हिमांशी जी। विकास शाह कह रहे हैं आप सभी का धन्यवाद जी, ऑल द बेस्ट, आप एग्जाम क्लियर करें, मेरे लिए वही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ठीक, क्योंकि आपने जो मेहनत की हो वो काम आ जाए, और क्या चाहिए जीवन में, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। ये शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिनका भी आगे शिफ्ट्स में पेपर हैं। ये थी कहानी आज की। पेपर को ये PDF में शेयर कर दूंगी, लेट्स लर्न स्क्वायर टेलीग्राम चैनल सर्च कर लीजिएगा, ठीक। इसके अलावा आप जहां चाहें जुड़ सकते हैं। अभी तो संडे वार्ता ही नहीं हो पा रही है 1 महीने से। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर ना किया हो तो। अब मैं आपके साथ अगर एक फाइनल वर्ड की बात करूं कि ओवरऑल कल जिनका पेपर है, एक तो सबसे पहले ऑल द बेस्ट, पेशेंस के साथ पेपर अटेम्प्ट करना है, टाइम का खासा ख्याल रखना है, टाइम आपके हाथ से नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। टाइम अगर आपके कंट्रोल में है तो सारी चीजें कंट्रोल में है। सबसे पहले CDP सॉल्व कर लो शुरू के 30 मिनट में, 30 मिनट से ज्यादा एक सेक्शन को नहीं देने। फिर हिंदी पे चले जाओ या इंग्लिश पे चले जाओ, जो भी आपकी 2 लैंग्वेजेस हैं उनको सॉल्व करके आओ, क्योंकि लास्ट में करोगे तो पैसेज छूट जाएगा,
या फिर आप जल्दीबाजी में गड़बड़ कर दोगे। ये तीनों स्कोरिंग सेक्शन है, ये 90 मार्क्स स्कोरिंग होते हैं हमेशा हमेशा हमेशा। अगर ये स्कोरिंग नहीं है तो कोई स्कोरिंग नहीं होगा पेपर में, ठीक। फिर आ जाओ बाद में मैथ्स या एसएसटी या ईवीएस जिस पे भी आना है। और एक बात का ध्यान रखना, 30 मिनट से ज्यादा 30 मिनट ईच 30 मिनट से ज्यादा एक सेक्शन को आपको टाइम नहीं देना। टाइम उल्टा चलेगा, 150 मिनट से 149 होती जाएंगी, 120 होती जाएंगी। तो आपको पता होना चाहिए 120 मिनट से पहले 150 से 120 होने से पहले आपको एक सेक्शन सॉल्व कर लेना है। फिर 120 से 90 होने से पहले आपको दूसरा सेक्शन खत्म कर लेना है। फिर 90 से 60 होने से पहले आपको तीसरा सेक्शन खत्म कर लेना है। 60 से 30 होने पे चौथा, 30 से 0 होने पे पांचवा। कोशिश करिए थोड़ा जल्दी स्पीड बना के रखें तो और आपको टाइम मिल जाएगा, क्योंकि गोले तो वहां भरने नहीं है। 24 को पेपर है, सीडीपी कंप्लीट हो गया है, हिंदी इंग्लिश ऊपर ऊपर से पढ़ा है, लास्ट टाइम टिप्स दे दो प्लीज। खुशी, मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है कि आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, लास्ट टाइम टिप क्या है और कैसे आप 10-12 नंबर अपने बढ़ा सकते हैं। लैंग्वेज वाले सेक्शन को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। लैंग्वेज वाले सेक्शन में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का ध्यान रखना है, कभी उल्टा करके आ जाओ। लैंग्वेज 1 को आप लैंग्वेज 2 कर दो, जो आपके पेपर में हो ना लैंग्वेज 2। मान लीजिए हिंदी अगर लैंग्वेज 1 ली है तो हिंदी को लैंग्वेज 1 करके आना, कभी लैंग्वेज 2 वाली हिंदी भी कराओ, तो उससे कुछ होगा नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। और इंग्लिश फिर करनी है लैंग्वेज 2 की, जो भी आपने लैंग्वेज ली हो एज पर योर चॉइस आपके एडमिट कार्ड में। दूसरी बात, अगर मैं पेपर की बात करूं, जैसे अलग अलग शिफ्ट में पेपर आ रहे हैं, अब कई शिफ्ट हो चुकी हैं। 16 की एक शिफ्ट हुई है, 20 की 2 शिफ्ट हुई है, दैट मीन्स 3 शिफ्ट, और आज की 2 शिफ्ट। 5 शिफ्ट का अगर मैं एवरेज निकाल के आपके साथ डिस्कशन करूं, 5 शिफ्ट कैसी आई है अब तक सीटेट के एग्जाम के ऑनलाइन, जो कि पहली बार हो रहा है, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम। तो हम कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट है, डिफिकल्ट पेपर नहीं आ रहा, इजी टू मॉडरेट है। अब कोई सेक्शन आपको डिफिकल्ट जरूर लगेगा, वो आपकी तैयारी और ओवरऑल पेपर भी ऐसा ही बनाया जाता है कि कोई सेक्शन आसान कोई थोड़ा सा मुश्किल, तो उस चीज को लेकर परेशान होना नहीं है, आराम से पेपर सॉल्व करना है। खुशी भारद्वाज, ठीक है, इजी टू मॉडरेट आ रहा है, लेंथी हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट का खासा ख्याल रखना है। हर एक सेक्शन को 30 मिनट से ज्यादा देने ही नहीं है, चाहे बीच में छोड़ के आगे बढ़ जाओ। मार्क फॉर रिव्यू का खूब यूज करना है, क्योंकि अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ा तो कोई फायदा नहीं होगा। पेपर में क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना बिल्कुल भी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, और कोई और क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिए। मैं जाती हूँ खाना खाने, नहीं तो, और कल हम किसी सेंटर पे तो मिलेंगे ऑनलाइन, अगर मैं सुबह उठ गई तो, है ना। मेरा ऐसी मूड है, ऑनलाइन एग्जाम है तो चलो देख के आते हैं। वैसे भी सीटेट का तो शौक है मुझे, देखो एक बार, हो सकता है पेपर ना दो, आपसे मिलने आ जाऊं सिर्फ। चलो खैर, और कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी? मैं भेजा था ऑप्शन के साथ, लिख के लाया था शीट पे। शुभम पांडे कह रहे हैं, अच्छा कल के भी क्वेश्चन जिनको लगे, अच्छा कल तो खैर पेपर 1 तो मैं ही देख के बता दूंगी, अगर मैं टाइम पे पहुंच गई तो। एक वो लिख देती हूँ मैं आपके लिए नंबर, जो भी कल करके आए इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, और एक व्हाट्सएप नंबर मैं दे रही हूँ, वहां पे भी आप बता दीजिएगा जो जो आपको मेमोरी बेस्ड याद रह जाए। बाकी लोगों की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आपकी हेल्प भी किसी ने तो भेजा ही होगा तभी हुई है, तो ये मत सोचना कोई और भेज देगा, आप स्वयं से भेज देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नंबर लिख लीजिएगा एक बार, व्हाट्सएप करना है इस पे, और हाय हेलो मत भेजना, टीम परेशान हो जाती है, इतने हाय हेलो भेज देते हो कई बार। 775203 है ये ना, याद ही हो गया मुझे तो। देखो एक बार, ये करियर विल टीम इसको हैंडल करेगी, मतलब अपना कोलैबोरेशन है या क्या ही कहें, घर की बात है ये कह सकते हैं। देखो एक बार, अगर हम करें 9311775203, अगर इसमें बात करें तो आपको व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। व्हाट्सएप मेमोरी बेस्ड, जो भी याद रह जाए, जिस तरह का पेपर आपको लगे, स्पेशली पेपर 2 वाले जरूर करेंगे मेमोरी बेस्ड। बाकी जो जो जिसको याद रह जाए, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो अगर मैं दे भी आऊँ तो मुझे भी कौन सा याद रहेंगे सारे, हैं भगवान थोड़ी हूँ मैं। सीडीपी तो चलो याद रख लूंगी, क्योंकि मेरे को टॉपिक्स का पता है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए अपना। क्या पता कल मैं और आप बराबर में बैठ के पेपर दे रहे हो, ठीक है। मैं आपको डिस्टर्ब करूंगी बातें कर करके, क्योंकि मेरे को पेपर से कुछ लेना देना नहीं है। खैर ऐसा नहीं है, इनसाइट्स मिलती हैं पेपर देते रहने से। खैर चलो, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, गुड नाइट। लाइक शेयर कर देना अगर ना किया हो, ठीक।